मिलिटेंट के मारे जाने की खबर। पुलिस ने मोस्ट वांटेड 10 मिलिटेंटों की फहरिस्त भी की जारी। कारगिल और लेह के अवाम का तारीखी इतिहाद। यूटी छोड़ रियासत की बहाली के लिए कारगिल और लेह की लीडरशिप मुत्तहिद। खुसूसी रियासत के तर्ज पर मुतालबात की फहरिस्त भी तैयार। और मुगलबागात में मकामी और मुल्की सयाहों का रश। कोविड ज़ाब्ते पर अमल करने के बाद एंट्री की इजाजत। सयाह रैपिड टेस्ट कराने के बाद ही बाग में ले सकते हैं दाखिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हुआ मेजबान मीरीलाल हाजुरी लेकर आया हूं उर्दू खबरनामा। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले रुख करते हैं बांडीपुरा की, क्योंकि बांडीपुरा में आज सुबह से ही फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है। इस झड़प में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और मजीद क्या तफसीलात होंगी वो हम बांडीपुरा से ज़ोहूर से जरूर सुनेंगे। लेकिन आपको बता दें चले कि कल शाम से ही इस इलाके को मुहासरे में लिया गया था। ये चंदाजी का एरिया है जो कि बांडीपुरा में पड़ता है। कल फौज और पुलिस को यहाँ पर इतला थी कि यहाँ पर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी के बाद ही फौरन से पेशतर इस इलाके को मुहासरे में लिया गया। मुहासरे के बाद यहाँ पर तलाशी कार्रवाई भी हुई और बिलाखिर फौज उस मकाम पर पहुंची गई जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, यानी जिस घर में मिलिटेंट मौजूद थे वहां पर फौज पहुंच गई। रात भर यहां पर सर्च ऑपरेशन रहा और ऑपरेशन हॉल्ट पर रहा, यानी कोई गोली नहीं चली। लेकिन अलग सुबह ही यहां पर गोलियों का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में एक मिलिटेंट के मारे जाने की अभी तक खबर आ रही है। मजीद क्या तफसीलात है ये जानने के लिए चलते हैं बांडीपुरा। हमारे साथी ज़ोहूर इस वक्त हमारे साथ है। ज़ोहूर, आपसे जानना चाहेंगे, कल से ही देखा जाए तो यह ऑपरेशन यहां पर जारी है, सुबह से गोलियों का तबादला हुआ है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर है। क्या अभी भी वहां पर गोलियों का तबादला जारी है या कि फिर ऑपरेशन खत्म हुआ है? जी लाल, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे बांडीपुरा को चंदजी फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे जो है कल रात से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जब पहले से जो स्पीड फोर्स को इनपुट मिली थी कि इस एरिया में जो है कुछ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, और इसके बाद जो चंदाजी एरिया जो है वहां पे जो है मुहासरे में लिया गया था। और उसके बाद जो मॉर्निंग से ये अलग सुबह जो है गोलियों का तबादला जो स्टार्ट हुआ। जो ही स्पीड फोर्सेस पिक पॉइंट पे पहुंचे तो वहां मिलिटेंट्स और किसी जो फायर स्टार्ट हुआ और गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी रहा। अभी तक जो है एक मिलिटेंट मारे जाने की खबर है और सर्च ऑपरेशन को जो है वो कंक्लूड कर दिया गया है और एक ही मिलिटेंट की जो वहां डेड बॉडी है वो रिकवर कर दी गई है और ऑपरेशन को जो है क्लोज कर दिया गया है। अभी डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इस जो स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि ये जो मिलिटेंट मारा गया है ये पाकिस्तानी है और इसका नाम बाबर अली है। और ये जो 23 जुलाई को जो ऑपरेशन चला था शोक बाबा फॉरेस्ट एरिया में, वहां पे जो एक ग्रुप मिलिटेंट था जो 2 दिन से चला था, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे जाने की खबर है। एक मुकामी जो मारा गया था उसका ये हिस्सा था और तब से आज तक हम इसको जो है कंटिन्यूअसली ट्रेस कर रहे थे। और सुबह से हमें कल से ही हमें इनपुट मिल रही थी कि चंदाजी एरिया में वही जो है बाबर अली नामी जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है वो इस एरिया में जो है प्रेजेंस है। तो उसके बाद ही उसकी बुनियाद पे जो हमने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ये ऐसी यानी 2-3 चीजें ज़ोहूर साफ हो गई। एक ये कि ऑपरेशन कंक्लूड हो गया, यानी ऑपरेशन खत्म हो गया, अब दूसरा कोई मिलिटेंट इलाके में नहीं है, एक ही मिलिटेंट था, या कि फिर फोर्सेस को यहाँ पर मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला थी और वो यहाँ भागने में या फरार होने में कामयाब हुए? जी बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे जो शोक बाबा एरिया फॉरेस्ट था, जो 23 और 24 जुलाई को जो इनकाउंटर चला, जो 2 दिन इनकाउंटर रहा, वहां से पहले इनपुट थी कि 5-6 मिलिटेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस थी, जिसमें से खाली 3 मिलिटेंट्स की मारे जाने की खबर और 3 जो मिलिटेंट की जो बॉडीज हैं वो रिकवरी, जिसमें एक शाकिर नामी एक लोकल मिलिटेंट जो एलईटी से ताल्लुक रखता है जो 2018 में एक्टिव हुआ था, उसका जी मिला था। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे तो अगर उस सोर्सेज के हालात उन चीज को गिने तो अभी भी इस एरिया में मिलिटेंट्स हैं। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है जो वहाँ पे इनपुट मिला था, ये खाली एक ही मिलिटेंट का इनपुट मिला था और इस सर्च ऑपरेशन को इस एरिया में जो है कंक्लूड कर दिया गया है। मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इलाका है चंदाजी का एरिया, ये कोई रेजिडेंशियल एरिया है या जंगलात में यहाँ ये मिलिटेंट थे? देखिए लाल, अगर हम चंदाजी एरिया की बात करेंगे, एक घने जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन जहां इनकाउंटर हुआ था वो नीचे वाले पोर्शन में हुआ था और वहां पे जो है
बस्ती भी है, लेकिन ये ओपन फील्ड में हुआ था और इसको जल्द इसीलिए इस ऑपरेशन को जल्द जो कंक्लूड हुआ, क्योंकि इसके आसपास में जो रिहायश पजीर लोग थे उनको भी पहले ही सेफ मुकामात पे पुलिस ने लिया था और उसके बाद स्मूथली जो ऑपरेशन चला और अभी तक जो ऑपरेशन में जो इतलात मिली है ऑपरेशन कंक्लूड होगा। आईजीपी ने हमें डिटेल्स दी और इनकाउंटर जो अभी लास्ट स्टेज पे था, अभी इनकाउंटर कंक्लूड होगा और एक जो बाबर अली नामी पाकिस्तान का जो अभी आईजी ने और डीजीपी ने दोनों ने इस बात की जो तस्दीक की है, इसकी बॉडी जो है रिकवर की। जी लाल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहूर पूरी जानकारी देने के लिए। बांडीपुरा के चंदाजी एरिया के हवाले से जिक्र कर रहे थे और ये बता रहे थे कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। यानी इस एरिया में भी हम देख रहे हैं कि बांडीपुरा के अंदर भी मिलिटेंट काफी सरगर्म है और फोर्सेस की जानब से जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। और दूसरी जानब जब हम देखते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी मिलिटेंसी एक्टिविटीज को बहुत तेज कर दिया गया है और पुलिस की जानब से 10 मिलिटेंटों के जो टॉप 10 मिलिटेंट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर काफी वक्त से काम कर रहे हैं और उन्हें अब पुलिस की जानब से यही कहा गया है कि ये मोस्ट वांटेड है और उसमें भी अब 10 की लिस्ट जो है वो पुलिस ने बाज़ाब्ता जारी की है। पुलिस के ट्विटर हैंडल पे बाज़ाब्ता तौर पर आईजीपी कश्मीर की जानब से ये बात कही गई है कि इस वक्त लगभग 10 के करीब मिलिटेंट्स हैं जो कश्मीर के अंदर सरगर्म है और इसमें सलीम परे, यूसुफ कांटरू, अब्बास शेख, रियाज शत्रुघ्न, फारूक नाली, जुबैर वानी एंड अशरफ मौलवी भी शामिल हैं। और इसके अलावा साकिब मंजूर, उमर मुश्ताक खांडे और वकील शाह भी इन 10 अफराद में इन 10 मिलिटेंटों में शामिल है जिन्हें कैटेगराइज किया गया है टॉप लिस्ट के अंदर। यानी पुलिस का मानना है कि ये सबसे बड़े मिलिटेंट है जो काफी वक्त से एक्टिव हैं और इनकी तलाश अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेस और आर्मी जो है लगातार जारी रखी हुई है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुटवा से कि यहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आपको बताते चले कि कुटवा जम्मू का एरिया जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्या यह हेलीकॉप्टर सिविलियन है या फौज का है, ये जानने के लिए सीधे अपने नुमाइंदे कुटवा चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कुछ नुकसान हुआ है। और हमारे नुमाइंदे कुटवा से इस वक्त सरबजीत मौजूद है। सरबजीत, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि वहां पर आज क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, ये सिविलियन हेलीकॉप्टर था या फौज का हेलीकॉप्टर है और इसमें अभी तक क्या नुकसान की कोई इत्तला है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले इस बात की सूचना जो है बसोली पुलिस को मिली है, जो कठुआ जिला का बसोली इलाका है। एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश होकर रंजीत सागर झील में जा गिरा है, जिसके बाद वहां पर व्यापक स्तर पर रेस्क्यू और ऑपरेशन जो है वहां पर शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीमें वहां पर मौके पर पहुंच चुकी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये चॉपर क्या सेना का है या कोई सिविल चॉपर है। इसको लेकर अभी तक कोई भी कंफर्म जो है वो पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बचाव कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। बोट के जरिए, स्टीमर के जरिए रंजीत सागर डैम में टीमें जो हैं वो उतर चुकी हैं। कठुआ से भी अतिरिक्त जो टीमें हैं वो बसोली के लिए रवाना कर दी गई हैं। पुलिस की टीमें जो है, जो बसोली पुलिस स्टेशन की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं और अभी बचाव का कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। आशंका है कि रंजीत सागर झील के बीचों बीच ये चॉपर जाके गिरा है। बिल्कुल सरबजीत, ये भी खबरें आ रही हैं जरा के हवाले से कि ये फौजी चॉपर था और क्या इसमें अभी तक किसी कैजुअलिटी की कोई कंफर्मेशन हुई है या इतना कोई इत्तला मिली है कि इसमें कितने अफराद सवार थे? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी बात हुई है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कि वो संपर्क बनाए हुए हैं ममून इलाके में, जहाँ से सेना के जो चॉपर हैं यहाँ से निकलते हैं, वहाँ पर उनको संपर्क साधा हुआ है। जैसे ही वहाँ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है तो हम भी इस बात की पुष्टि कर पाएंगे कि कितने लोग इसमें सवार थे और क्या ये सेना का चॉपर है। बहरहाल पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर जो है काम जो है उसका शुरू किया हुआ है। इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो बसोली की वो मौके पर पहुंची हुई हैं। इसके अलावा कठुआ से भी आला अधिकारी जो हैं वो बसोली के लिए रवाना हो गए हैं। सरबजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल अभी तक खबर यही है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें कितने लोग थे अभी मालूम नहीं हो चला है। बचाव कार्रवाई जारी है, पुलिस और उसके साथ साथ फौज भी अभी बचाव कार्य में लगे हुई हैं। मकामी लोग भी स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और रंजीत सागर झील में ये हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जा गिरा है। अगली खबर में बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख के दो इलाके कारगिल और लेह, यूं तो हमेशा काफी डिफरेंसेस इन दोनों रीजनों के दरमियान पाई जाती थी, इन दोनों इलाकों के दरमियान पाई जाती थी, लेकिन
आज मुद्दतों बाद लद्दाख के अंदर एक तारीखी इतिहाद हुआ है। यानी लद्दाख के अंदर जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ और उसके बाद लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया। यूं तो पहले लद्दाख के लोगों की डिमांड थी, हालांकि कारगिल के लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद भी यहां पर जो सूरत हाल बनी है उससे मकामी लोग काफी तंग आए हैं और मुतअद्दिद बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उनकी मुलाकात हुई है, एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं और उस दौरान यह भी कहा गया है कि लद्दाख के लोगों को बुनियादी सहूलियात के साथ साथ बुनियादी हुकूक मैसर नहीं है। और यही वजह है कि अब लद्दाख के अवाम यह मुतालबा कर रहे हैं कि लद्दाख को यूटी नहीं बल्कि रियासत का दर्जा दिया जाए और रियासत के दर्जे के साथ साथ नौकरियों को लेकर, जमीन को लेकर उन्हें जो है मखसूस दर्जा देना चाहिए। यानी जो 370 आर्टिकल के अंदर जो मुराद थे ठीक उसी के मुशाबत आज लद्दाख के लोग यहां पर मुतालबा कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि कारगिल के लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ लेह के लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एपेक्स बॉडी कर रही है। कल इनकी मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में 4 नुकात पर मुश्तमिल एक फहरिस्त भी दायर की गई है, तैयार की गई है। और क्या है ये फहरिस्त और इसमें डिमांड्स क्या रहेंगी ये जानने के लिए हम चलते हैं लद्दाख। वहां पर हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त हमारे साथ है। इसहाक, आपका खैर मकदम है। बड़ी मुद्दत के बाद कारगिल और लेह की आवाम जुड़ गई है, मुत्तहिद हो गई है। क्या क्या नुकात है जो कर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स पार्टी के दरमियान, एपेक्स बॉडी के दरमियान वहां पर तय पाए गए हैं? जी, आपको बता दें जब से लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बना है इसके बाद से लेह और करगिल में अलग अलग आवाजें देखने को मिल रहा था और इसके बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि आखिर एक हिस्टोरिक मीटिंग का कब होगा जब पूरा लद्दाख, लेह और करगिल के सोशो पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने इंतमाज रखेंगे। वहीं कल जिस तरह से मीटिंग हुआ एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का और उसमें कुछ हिस्टोरिक डिसीजंस इस मीटिंग में देखने को मिला, वो ये कि अब लद्दाख से एक आवाज के साथ लद्दाख के ग्रीवेंसेस को आगे पहुंचाया जाएगा, एमएचए तक पहुंचाया जाएगा। कल 4 पॉइंट्स पर कंसेंसस बना है आखिरकार लंबे डिलिब्रेशन के बाद, क्योंकि लंबे वक्त से जो है डिस्कशन जारी था और कल की जो मीटिंग थी वो लगभग सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक एक लंबी डिस्कशन डिलिब्रेशन होने के बाद 4 पॉइंट्स जिस पर कंसेंसस हुआ वो ये कि सबसे पहले अब लद्दाख के लोग यानी एपेक्स और केडीए, लेह और करगिल के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, वो अब लद्दाख को स्टेटहुड की मांग करने जा रहे हैं एमएचए के सामने और अपने आवाज को बढ़ाते हुए एक आवाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, स्टेटहुड का दर्जा दिए जाने के बाद लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आर्टिकल 371 या 6 शेड्यूल के तहत दिया जाए, ये दूसरा अहम मांग होगा। और तीसरा जो मेन पॉइंट है, लद्दाख को जब लद्दाख में इलेक्शंस होता है पार्लियामेंट्री सीट का, उस वक्त लेह वर्सेस करगिल देखने को मिलता है और इसको मद्देनजर रखते हुए लद्दाख की भाईचारगी को आगे बढ़ाने के लिए कि लेह वर्सेस करगिल आने वाले वक्त में देखने को न मिले, इसलिए अब डिमांड करने जा रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में 2 सीट्स लेह और करगिल को अलग अलग से दिया जाए, ये मांग आने वाले वक्त में रखने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है ये अहम है, वो ये कि इस वक्त यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज वो राइज पे हैं और यूथ हर वक्त गुहार लगा रहे हैं कि कब उनकी लिए जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी रहेगा। तो इस हवाले से एपेक्स और केडीए के मेंबर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी प्रशासन को चेतावनी दी है कि कहा कि आने वाले 1 महीने के अंदर जो वैलिड परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हैं, पीआरसी हैं, उसको वैलिड बना के रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1 महीने के अंदर शुरू किया जाए। अगर 1 महीने के अंदर शुरू करने में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम होता है तो 1 महीने के अंदर एपेक्स और केडीए स्टूडेंट्स के साथ, अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ अगर सड़कों पर भी आना पड़े, प्रोटेस्ट भी करना पड़े, वो आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं। तो ये 4 अहम पॉइंट्स हैं और देखने वाली बात अहम ये है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे पहले लद्दाख के लोगों को यकीन दिहाने और आश्वासन दिया है कि लद्दाख के लोग जो भी डिमांड करेगा वो फुलफिल करेगा और उनका मेन चीज ये था कि लद्दाख से एक आवाज आना चाहिए और इस वक्त जो है एक आवाज के साथ एक डिमांड जो है वो करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो एश्योरेंस लद्दाख के लोगों को दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने, एमएचए ने, वो फुलफिल किया जाएगा या नहीं। अब एक चीज ये है कि क्या ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से ये 4 मुतालबात लद्दाख और करगिल के अवाम की जानिब से यूनानिमसली और यूनाइटेडली अभी रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब पब्लिक जो वहां की है वो ये समझ रही है कि जो आर्टिकल 370 था या जो उसके फायदे थे या उसके मुराद थे, आज वो उसी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी ढूंढते हैं, स्टेटहुड भी देखते हैं और उसके साथ साथ लद्दाख और कारगिल के लिए इलाहिदा लोकसभा राज्यसभा सीटें भी मांग रहे हैं और पीआरसी परमानेंट जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट हुआ करती थी,
स्टेट सब्जेक्ट जिसे हम कहते थे, आज उसकी वैलिडिटी भी वो मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 370 में जो कुछ था, आज कारगिल की और लेह की आवाम वही फिर से मांग रही है। जी, आपको बता दें इसके लिए हिस्ट्री में थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख में, खासकर जो लद्दाख का लेह जिला है, वो पहले से ही यूटी की डिमांड कर रहे हैं। और लेह में जो आवाज यही है कि कश्मीर से अलग की आवाज लेह से उठती हुई पाया गया इससे पहले। और कारगिल की बात करें, कारगिल पहले से जो है यूटी के अपोज में और स्टेट की डिवीजन के खिलाफ था। लेकिन अब जब ये डिसीजन पूरे यूनियन टेरिटरी के ऊपर आया और जब यूटी बना, यूटी बनने के बाद जो कंसर्न्स और ग्रीवेंसेस देखने को मिला, तो जो लोग दोनों, जो लेह और कारगिल दोनों की आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलता है, उसको बालाताक रख के अबव द पार्टी पॉलिटिक्स आके दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके अब ये जो डिमांड कर रहे हैं, यकीनन 370 और 35A का जो वहां से वो अलग है, क्योंकि लेह में जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि 370 और 35 रहे और कश्मीर के साथ रहे। और कारगिल के जो लोग हैं वो कश्मीर के डिवीजन, स्टेट के, जम्मू कश्मीर के स्टेट के डिवीजन के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटी लद्दाख को बनाया, यूटी के बनने के बाद दोनों ने अब एक प्लेटफॉर्म पे आके अबव द पार्टी पॉलिटिक्स अब जो एक कंसेंसस बना है, और इस कंसेंसस को लेके आगे लद्दाख को लेके, लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रीवेंसेस है वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानब से इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई है, जैसे इससे पहले भी देखा गया 6 शेड्यूल का, इससे पहले भी वादा किया गया था, होम मिनिस्ट्री से लद्दाख से वक्त चला गया था, मुलाकात भी हुआ था, एश्योरेंसेस मिले थे, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है लद्दाख के अवाम का रिएक्शन किस तरह का हो सकता है, क्योंकि अब ये यूनानिमस और यूनाइटेड आवाज बन चुकी है? जी, यही सवाल हम कल एपेक्स और केडीए के मेंबर्स से पूछ रहे थे, तो उनका कहना था कि जब तक जो 4 पॉइंट्स पे कंसेंसस नहीं बना है, तब तक लद्दाख में जो मूवमेंट जो शुरू होगा, खासकर एपेक्स और केडीए की क़यादत में, वो जारी रहेगा। लेकिन अब एक चीज ये देखने वाली बात यह है कि जब यूनियन गवर्नमेंट के साथ, एमएचए के साथ एपेक्स बॉडीज ने भी मुलाकात किया सेपरेटली, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी सेपरेटली मुलाकात किया, और उसके बाद एक आश्वासन और यकीन दहानी ये दिया कि लद्दाख रीजन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कमेटी फ्रेम किया जाएगा, जिसमें फॉर्मर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी था, और अब जो है नया एमओएस होम हो सकता है, उसकी क़यादत में जो कमेटी बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख उस कमेटी का हिस्सा होगा। लेह और कारगिल के, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह और कारगिल के जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, सीसीज हैं, वो इस जो है इसका हिस्सा रहेगा। और साथ ही साथ लेह से 2 जो है पब्लिक जो है नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव्स, और कारगिल से 2 स्टेक होल्डर्स जो है इस कमेटी में रहेंगे। और ये कमेटी ओवरऑल लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन देके, लद्दाख में जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उनसे बातचीत करने के बाद अब दिल्ली जाएगा, और दिल्ली जाने के बाद ये देखने वाली बात अहम होगी कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो लद्दाख को लेके इससे पहले यकीन दहानी और आश्वासन दे रहे थे, वो उसको लेके प्रैक्टिकली ग्राउंड जीरो पे खड़ा उतर पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात। बिल्कुल इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक पूरी जानकारी देने के लिए। यानी कहीं ना कहीं अब लेह और कारगिल के अवाम मुत्तहिद हो गए हैं, एक ही पेज पे आ गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 4 मुतालबात जो लद्दाख के अवाम की जानब से सरकार के सामने रखे गए हैं या एमएचए के सामने रखे गए हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज में 371 या 6 शेड्यूल पहले से ही हालांकि इस तरह की डिमांड थी, लेकिन जिस तरह से लेह के अवाम, लेह डिस्ट्रिक्ट के अवाम इससे पहले कश्मीर से इलाहिदगी और उसके बाद यूनियन टेरिटरी का मुतालबा कर रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि सब कुछ यूनियन टेरिटरी के अंदर ही उन्हें हासिल होगा। ऐसा लग रहा है कि जो अब उसमें यूटर्न नजर आ रहा है, वो कश्मीर से या जम्मू कश्मीर से इलाहिदगी उस पर तो मुत्तफिक हैं, लेकिन जो 370 के अंदर मुराद थे, जो 370 के अंदर इख्तियारात थे, वो अब 371 के अंदर लद्दाख और कारगिल के अवाम चाहते हैं। न सिर्फ इतना, स्टेटहुड मिलना चाहिए, यानी यूटी नहीं बल्कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। इस पर कंसेंसस बन चुका है कारगिल के और लद्दाख के अवाम का। न सिर्फ इतना, बल्कि 2 सीटें लद्दाख के लिए और यानी कारगिल के लिए और लेह के लिए होनी चाहिए, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। और उसके साथ साथ जो स्टेट सब्जेक्ट यहां पर पहले ही खत्म की गई थी और उसके बाद डोमिसाइल दिया गया था, अब लद्दाख के अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर पीआरसीज को, जो पहले से ही स्टेट सब्जेक्ट दी गई थी लोगों को, उसको वैलिड करा दिया जाए ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां पर शुरू किया जाए। कुल मिलाकर अब ऊंट किस करवट बैठेगा,
लद्दाख के अवाम की डिमांड्स आगे आने वाले वक्त में क्या होगी, क्या ये बढ़ेंगी और क्या इन मुतालबात पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट लब्बैक कहेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो लद्दाख के अंदर डिमांड बढ़ेगी उसका असर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी पड़ सकता है, यानी जम्मू कश्मीर के लोग भी फिर इसी तरह की डिमांड्स कर सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग इससे पहले भी 371 या 370 या स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं। कोविड-19 जारी है। पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि हालात काफी खराब हुए, इस लिहाज से कि यहाँ इक्तिसादी हालत काफी खराब हुई। न सिर्फ इतना, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। अवाम घरों के अंदर ही महसूर होकर रह गए थे, लेकिन अब गार्डन्स में बाज़ाब्ता तौर पर लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। लेकिन मकामी सयाह हो या कौमी सतह के सयाह हो, वो अब मुगल गार्डन्स में जा रहे हैं, लेकिन जाने के लिए उन्हें कोविड प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। यानी टेस्ट भी यहां पर कराए जाते हैं और उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ एक जगहों पर इसकी वायलेशन भी देखी गई है, क्योंकि मुगल गार्डन्स के अंदर जो सयाह जाते हैं वो जहां पर इसकी परख होती है, जहां इसकी टेस्ट करते हैं, जहां इसकी जांच होती है, वहां पर मास्क भी होती है, वहां पर सोशल डिस्टेंस भी नहीं होती है, वहां पर टेस्ट भी कराए जाते हैं। लेकिन जब अंदर बाग में चले जाते हैं वहां पर फिर खुदा ही हाफिज है। हमारे साथी इरफान फाजिल ने मुख्तलिफ बागात का दौरा किया, वहां पर जायजा लिया, वहां पर क्या देखा, उन्होंने जो लोगों के साथ बात की उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मास्क लगानी है और सबसे की जो सैनिटाइजर है वो इस्तेमाल करना है साथ साथ। तो ये तो मतलब जो पुराने वही फॉलो करना है। लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट जो आ रहे हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे लोकल्स का क्या प्रोसीजर है, टूरिस्ट का क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर तो सर सेम ही है। जो लोकल्स का प्रोसीजर है वो टूरिस्टों का भी है कि उनको सैंपलिंग करनी है कि जिनका मतलब कोविड वैक्सीनेशन हुई है उनको हम छोड़ते हैं। RT-PCR जिनका हुआ है उनको दिस इज वैलिड फॉर 48 आवर्स। तो जिनका ये नहीं उनको फिर कोविड टेस्ट होता है। सर हाउ पर्सनली यू बिलीव द पीपल आर रियली कोऑपरेटिंग विद यू, स्पेशली लोकल एंड टूरिस्ट जो है, आपको लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर इस बारी कोविड को मद्देनजर रखते हुए कोऑपरेशन खास तौर पर हेल्थ महकमे सर आपके साथ बराबर है? जी, कोऑपरेशन तो बराबर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोऑपरेशन लोकल भी कर रहे हैं, टूरिस्ट भी कर रहे हैं, तो वी आर हैप्पी। चलिए सर, अभी जो टेस्ट बात करते हैं कंवर किश्तवाड़ की, जहां पर हालिया दिनों में बारिशें हुई और शदीद बारिशें हुई और उसके बाद ये पानी अभी भी कई जगहों पर जमा है। और आज कंवर किश्तवाड़ के लोगों ने एहतजाज किया। उनका मानना है कि PMGSY की जानिब से जो सैलाब का पानी था या रेन वाटर जो था उसे डाइवर्ट किया गया है उनके इलाके की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर न सिर्फ रेजिडेंशियल हाउसेज अब तबाही के दहाने पर हैं, बल्कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको भी काफी नुकसान पहुंचेगा। इस हवाले से उन्होंने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के साथ भी बात की और उन्हें इस हवाले से सेफ्टी मेजर्स लेने का मुतालबा किया है। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं LG महोदय तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि कंवार विलेज पड़ता हमारा कुकड़वास पंचायत में, टटानी सरूड़ में, वहां पे डिपार्टमेंट ने एक पूरा गांव जो कंवार का गांव है, उस गांव जो कि डिपार्टमेंट PMGSY डिपार्टमेंट है, उन्होंने कलवर्ट को वहां टर्न दिया है, जहां से इस वक्त वो पूरा गांव रेड जोन में पड़ रहा है। मुझे खदशा है कि अगर ज्यादा बारिश आई तो ये पूरे का पूरा गांव कहीं दक्षिण की शक्ल इख्तियार ना करे। कई बार हमने इधर सनी दारवन चरार शरीफ के मकामी लोगों ने भी एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब यहाँ सैलाब आया और उसके बाद यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, जिसके नतीजे में जो सड़कें हैं वो मुनक़ता हो गई और उस वक्त जो मलबा था वो सड़कों पर आ गिरा था और उसके बाद अगर उसे हटाने की कोशिश भी की गई ताहम उसे मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया गया, जिसके नतीजे में यहाँ पर सड़क जो है जो कुशादा थी अब तंग हो गई है। न सिर्फ इतना बल्कि सड़क की हालत भी काफी अबतर है और इससे अभी भी ठीक करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। इस गांव का नाम है सनी दारवन, ये ब्लॉक पकरपुर से आता है। 2014 में इसका ये रोड मतलब खराब हुआ है। 2014 में सैलाब आया है, तब से आज तक कोई नहीं इसकी तरफ देख रहा है। मैंने भी 2 बार
AEEPMGY से बात की है। मैंने उसको बोला है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये पेशेंट जा रहे हैं, पेशेंट ले रहे हैं श्रीनगर हॉस्पिटल, लेकिन उनको वो बोल रहे हैं देखेंगे। इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के अंदर मरीजों और तिम्मेदारों की शिकायत है कि यहां पर जब मरीज को एडमिट किया जाता है तो उसके बाद उसके इलाज और मुआवजे के लिए कोई भी डॉक्टर यहां पर नहीं आता है। यानी ये पेशेंट्स बेडों पर पड़े रहते हैं और उसके बाद इन्हें इलाज और मुआवजे के लिए कोई नहीं आता है। उनका मानना है कि यहाँ पर इस तरह की चीजें अब मामूल बन गई हैं, यानी जो पेशेंट केयर है वो बिल्कुल भी नहीं है, और चाहे किस तरह का भी पेशेंट यहाँ पर हो तो डॉक्टर पेशेंट को देखना, इसका इलाज और मुआवजा करना मुनासिब ही नहीं समझते हैं। हम रफियाबाद बतरगाम से आए हैं। हमारा एक कज़न है, तनवीर नाम है उसका। सुबह के 9:30 बजे उसको खराश आई घर में, वो लकड़ी के साथ कुछ कर रहा था, तो 10-10 हम यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद कोई डॉक्टर बुरहान यहाँ था जिसने चेकअप किया। उसने हमें टेस्ट लिखे और एक्सरे करके तकरीबन 1-2 घंटे में हमने वो क्लियर किया। जब उसने वो सारा देखा तो कहा मुझे ये थिएटर में लेना है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, लेकिन उसके वहाँ बहुत सारे पेशेंट थे। पेशेंट होने के बाद में फिर 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब ये चला रहा है, इसकी बहुत बड़ी परेशानी है, आप देखो। कहा यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये मुझे नाज़रीन, जिला पुलवामा में नौहदा से नायरा तक साल 2014 में एक सड़क बनाई गई थी जो नरेगा स्कीम के तहत यहां पर तामीर की गई थी, और उसके बाद अब मकामी लोगों का मानना है कि यहां पर 2 घरानों के दरमियान आपसी मामले की वजह से, आपसी तनाज़े की वजह से इस सड़क पर चलने वाले लोग मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन दोनों घरानों की वजह से सड़कों पर न सिर्फ तामीरात बल्कि कुछ रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ चलने फिरने में दिक्कतों का सामना है। इस वजह से उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया और अपील की है कि इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए और इससे काबिल आमद बनाने के लिए जो यहाँ पर रुकावटें खड़ी की जाती हैं उन्हें हटा दिया जाए, और जो यहाँ पर लोग रुकावटें खड़ी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम जावेद अहमद डार है, मैं नौहर मलपुरा का बाशिंदा हूँ, और यहाँ पर हम इसलिए जमा हुए हैं कि हमारा एक रोड बना था 2012-2014 में, जिसपे गवर्नमेंट ने रोडी भी डाली, बाजरी भी डाली नरेगा के तहत। जो एक ही रोड है जो हमारी खेती बाड़ी की ओर जाता है और कॉलेज की ओर जाता है, हायर सेकेंडरी नायरा, यही एक रोड है जिससे हम यहाँ जाते हैं खेत पर। और आज कुछ खुदगार्ज लोगों ने इस पर कब्जा किया है। हमने कई बार इसको तहसील ऑफिस में भेजा। 2010 मज बनो मे पुलान सड़क नवाहार टू त्रिसल यूं वोन अमे जमो दुपुक। नाज़रीन, अभी तक के उर्दू खबरनामे बस इतना ही। अपने मेज़बान मीरीलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।